In this article, we will discuss about Lokpal and Lokayukt. Why news? The Supreme Court on Thursday issued a Lokpal order bringing High Court judges under its jurisdiction, terming the top anti-corruption ombudsman interpretation very disturbing. लोकपाल ने हाई कोर्ट जजेज को अपने जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए एक ऑर्डर पास किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब स्टे लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वेरी डिस्टर्बिंग इंटरप्रिटेशन है ओम्बड्समैन का। इट मीन्स लोकपाल चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट लोकपाल के द्वारा किया जाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर करंटली स्टे लगा दिया और इससे रिलेटेड यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हियरिंग करने जा रही है। लोकपाल passed an order giving itself jurisdiction to investigate complaint against high court judges. हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट रेज होता है तो लोकपाल ने एक ऑर्डर पास किया था कि इसके अगेंस्ट यानी सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लोकपाल कर सकता है। Lokpal and Lokayukt. Lokpal and Lokayukt are public institutions established in India to investigate and prosecute corrupt public officials. लोकपाल एंड लोकायुक्त पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडिया के अंदर करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। Recommendations of ARC. In the 1960s, the Administrative Reform Commission of India suggested the creation of two specialized authorities, the Lokpal and Lokayukt, to address citizens' complaint and grievance related to corruption. ARC means एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। 1960s में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने सजेस्ट किया था कि इंडिया के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त जैसे टू स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज होनी चाहिए जो कि करप्शन से रिलेटेड पब्लिक ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट को एड्रेस कर सके। रोल ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन लोकपाल एंड लोकायुक्त परफॉर्म द फंक्शन एंड रोल ऑफ एन ओम्बड्समैन। They inquire into allegations of corruption against certain organizations, public bodies, and for other related matters. लोकपाल एंड लोकायुक्त ये ओम्बड्समैन का रोल प्ले करेंगे एंड ये जितने भी करप्शन इंडिया के अंदर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट रेज होते हैं उससे रिलेटेड इंक्वायरी करने के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर फिक्स की गई है। National and state level. Lokpal is the national level institution, but Lokayukt is a state level institution. Both institutions have the power to investigate and prosecute corruption cases, and both are headed by a panel of judges or retired judges. लोकपाल जो कि नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, वहीं लोकायुक्त स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूशन है, बट बोथ इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का प्रोसिक्यूट करने का पावर यहाँ पर गिवन किया गया है और लोकपाल और लोकायुक्त दोनों ही इंस्टीट्यूशन को जो हेड किया जाता है वो जजेज और रिटायर्ड जजेज के द्वारा किया जाता है। जुरिस्डिक्शन। द लोकपाल एंड लोकायुक्त हैंडल कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लोकपाल और लोकायुक्त के अगर जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो दोनों ही ये मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आने वाली कंप्लेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट आने वाली कंप्लेंट को डील करते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 was passed under Article 252 of the Constitution of India. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास किया गया था। अंडर आर्टिकल 252 के अकॉर्डिंग इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेचुरी बॉडी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। लोकपाल एंड लोकायुक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि ये एक स्टेचुरी बॉडी है और लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के सेक्शन 3 के अंडर इसको एक स्टेचुरी बॉडी इंडिपेंडेंट स्टेचुरी बॉडी के तौर पर इसको रखा गया है। व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड जेनेसिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया। इंडिया में लोकपाल एंड लोकायुक्त का बैकग्राउंड क्या रहा है। ऑरिजिन। द कंसेप्ट ऑफ ओम्बड्समैन वाज ओरिजिनेटेड इन 1809 इन स्वीडन। लोकपाल एंड लोकायुक्त का जो कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ वो 1809 में स्वीडन के अंदर यहाँ पर स्टार्ट हुआ। इन इंडिया the former law minister Ashok Kumar Sen became the first Indian to propose the concept of a constitutional ombudsman in parliament in early 1960s. इंडिया में अर्ली 1960s में कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन का कंसेप्ट सबसे पहले जो रखा वो लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन ने रखा। 1960s में ये कंसेप्ट यहाँ पर पहली बार इंडिया के अंदर इन्होंने रखा। डॉक्टर एल एम सिंघवी coined द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त इन 1963। 1963 में लोकपाल एंड लोकायुक्त टर्म जो गिवन किया गया वो डॉक्टर एल एम सिंघवी के द्वारा कॉइंड किया गया। इट मीन्स लोकपाल एंड लोकायुक्त वर्ड एल एम सिंघवी के द्वारा गिवन है।
Later in the year 1966, the first Administrative Reform Commission passed a recommendation related to setting up two independent authorities at the central and at the state level. एलएम सिंघवी के इन टर्म को क्वाइंट करने के बाद 3 ईयर के बाद इट मीन्स 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस जो थे लोकपाल एंड लोकायुक्त को सेटअप करने से रिलेटेड इनको पास किया जाता है. After this Lokpal bill was passed, in Lok Sabha in 1968, but left due to the dissolution of Lok Sabha. Since then, the bill was introduced many times in Lok Sabha, but has left. 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा जब कुछ रिकमेंडेशंस इससे रिलेटेड पास कर दिए जाते हैं, इसके 2 साल बाद यहाँ पर पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर ये बिल पास करा लिया जाता है लोकपाल एंड लोकायुक्त से रिलेटेड. बट ये लैप्स हो जाता है बिकॉज यहाँ पे लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है. उसके बाद मैनी टाइम्स लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता रहा है, बट ये हमेशा लैप्स होता रहा है. लेटर इन 2002 द NCRW नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त. 2002 में अगेन NCRWC के द्वारा लोकपाल एंड लोकायुक्त को अपॉइंटमेंट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस किए जाते हैं. In 2005, the second Administrative Reform Commission also recommended the same. 2005 में भी second Administrative Reform Commission ने अगर यहाँ पर इसको establish करने से related कुछ recommendations किया. The Anna Hazare movement, which is known as India Against Corruption movement, was led by social activist Anna Hazare began a hunger strike in April 2011 to demand the creation of an fully independent, effective anti-corruption body known as Lokpal. 2011 में इसके बाद एक अन्ना हजारे मूवमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज इंडियन अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है. और इस मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो एक एंटी करप्शन बॉडी विच इज नोन एज लोकपाल को इफेक्टिव तरीके से क्रिएट करना इसका एक मेन टारगेट रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ द अन्ना मूवमेंट द लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड पास्ड इनटू लॉ इन 2013. अन्ना मूवमेंट के बाद यहाँ पर 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर और इसको पास कर दिया जाता है. व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. इस एक्ट के क्या क्या की प्रोविजंस हैं? सबसे पहले हम इसमें सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात करेंगे. सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस nominated by him her and one eminent jurist appointed by president. सिलेक्शन कमेटी की अगर बात की जाए तो इस सिलेक्शन कमेटी में वेरियस मेंबर्स होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लोकसभा स्पीकर भी इसमें इंक्लूड होते हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं एंड एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट भी इसके मेंबर होते हैं. इट मीन्स अबाउट इसमें 4-5 मेंबर इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर होते हैं. जूरिसडिक्शन लोकपाल एंड लोकायुक्त कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इसको अप्लाई किया सकता है, अदर मिनिस्टर्स के अगेंस्ट इसको अप्लाई किया सकता है, एमपीज के अगेंस्ट इसको अप्लाई किया सकता है, ग्रुप A, B, C एंड D ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अगेंस्ट भी इसको अप्लाई किया जा सकता है. Composition. It is composed of a chairperson and a maximum of 8 members, with half of them being judicial members. 50% of members are belong to SC, ST, OBC, minorities and women. बात अगर लोकपाल एंड लोकायुक्त की जाए तो इसके मेंबर की अगर बात की जाए इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है एंड मैक्सिमम अदर मेंबर 8 मेंबर इसके हो सकते हैं. 8 मेंबर में से हाफ मेंबर जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर होंगे जबकि हाफ मेंबर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड वुमेन से बिलोंग करेंगे. सुपरिंटेंडेंसी. इट हैज द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंसी टू डायरेक्ट एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग CBI और केसेस रेफर्ड टू इट बाय लोकपाल. लोकपाल एंड लोकायुक्त के पास किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्ट करने की पावर होती है इंक्लूडिंग CBI. इट मीन्स लोकपाल एंड लोकायुक्त CBI को भी सुपरिंटेंडेंस कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010. Jurisdiction include foreign donations in excess of ₹10 lakh per year under the FCRA. FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग अगर फॉरेन डोनेशन 10 लाख रुपीज पर ईयर से ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो इस पर इन्वेस्टिगेट करने की पावर लोकपाल एंड लोकायुक्त को मिल जाता है.
The act provided requirement for establishing local institutions through state legislation within 30 365 days of the act coming into effect. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर एक प्रोविजन किया गया था कि जब से ये एक्ट कमिंग इनटू इफेक्ट इसमें स्टार्ट होगा, उसके 365 डेज के अंदर एवरी स्टेट अपने स्टेट के अंदर लोकायुक्त इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करेगा। ऐसा प्रोविजन उस एक्ट में उस टाइम पर किया गया था। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सच है lack of independence, anonymous complaint not allowed, limitation of 7 years, severe punishment for false complaints, lack of transparency. Lokpal and Lokaयुक्त Act 2013 has various drawbacks that have been criticized by expert and activists. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि एक्सपर्ट एंड एक्टिविस्ट के द्वारा क्रिटिसाइज की जाती रही हैं। नंबर वन, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द लोकपाल एंड रेज कंसर्न रिलेटेड टू इट्स इंडिपेंडेंस। लोकपाल एंड लोकायुक्त में अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस मिला हुआ, पावर मिली हुई है जो कि वेरियस इशूज एंड कंसर्न रेज करता है इसकी इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड। नंबर टू, एनोनिमस कंप्लेंट नॉट अलाउड। द एक्ट डज नॉट परमिट एनोनिमस कंप्लेंट में डेटर पोटेंशियल विसल ब्लोअर फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड। इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अनएनिमस कंप्लेंट इसके अंदर नहीं की जा सकती है। Limitation of 7 years. The Act set a 7-year limitation period to file a complaint. For some cases, it is not be sufficient. कुछ कंप्लेन को फाइल करने के लिए यहाँ पर 7 ईयर्स का टाइम पीरियड है। इट मीन्स अगर किसी ने क्राइम किया है उसको 7 ईयर्स के बाद तक उसके अगेंस्ट कंप्लेंट रेज की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती, जो कि सफिशिएंट टाइम पीरियड नहीं है। बिकॉज कुछ क्राइम एक्ट 7 ईयर के बाद भी यहाँ पर ओपन हो सकते हैं, डिस्क्लोज हो सकते हैं। Number one, severe punishment for false complaint. The act provide for heavy punishment for false or frivolous complaint, which may agitate people from coming forward with valid complaint. फॉल्स और फ्रीविलस कंप्लेंट अगर की जाती है तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर हैवी पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है, विच में हेजिटेड पीपल फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड विद वैलिड कंप्लेंट। इसकी वजह से वैलिड कंप्लेंट करने वाले पीपल का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है, बिकॉज उन पीपल को कहीं ना कहीं फियर होगा कि कहीं ये फॉल्स कंप्लेंट ना हो जाए। नंबर 5, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। द एक्ट हैज नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट अगेंस्ट द पीएम। पीएम के अगेंस्ट अगर कंप्लेन किया जाता है तो इस एक्ट के अंदर ये शो हुआ है कि पीएम के अगेंस्ट होने वाली कंप्लेंट पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। नंबर 6, अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट। लोकपाल कैन नॉट इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन। किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट लोकपाल खुद से इन्वेस्टिगेट इनिशिएट नहीं कर सकता है। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू चेक करप्शन इन इंडिया। इंडिया में करप्शन को चेक करने के लिए एग्जिस्टिंग गवर्नेंस क्या है। इट मीन्स इंडिया के अंदर जितने भी करप्शन केसेस हैं उसको डील करने के लिए कौन कौन से एक्ट हमारे इंडिया के अंदर अभी वर्किंग है। नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। दिस इज द मेन लॉ फॉर एड्रेसिंग करप्शन इन इंडिया। इट प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंगेज इन करप्शन प्रैक्टिसेस। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो एक्ट है वो इंडिया में करप्शन को एड्रेस करने के लिए एक मेन लॉ है। इस लॉ के अंदर पब्लिक सर्वेंट जिसने करप्ट प्रैक्टिस किया है उसको पनिशमेंट किया जाता है। नंबर 2, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी इंडिया में करप्शन को चेक करने के लिए एक इम्पोर्टेंट गवर्नेंस का वर्क करता है। सीबीआई इज द मेन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट। करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट जो कि करप्शन एक्ट में इंगेज होते हैं उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एजेंसी सीबीआई। नंबर 3, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंट कमीशन एंड स्टेट विजिलेंट कमीशन हैंडल सिटीजन्स ग्रीवेंस रिलेटेड टू करप्शन। करप्शन से रिलेटेड पब्लिक के ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल विजिलेंट कमीशन एंड स्टेट विजिलेंट कमीशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इंडियन सिटीजन कैन फाइल कंप्लेंट्स इफ दे फील दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। सिटीजन्स को अगर लगता है कि उनके राइट को वायलेट किया गया है, सिटीजन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। इट मीन्स NHRC ये भी इंडिया के अंदर एक करप्शन को एड्रेस करने के लिए एक एजेंसी है। नंबर 5, द ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1968।
prohibit government employees from engaging in any activities that may affect their integrity or impartiality, such as accepting bribes or gifts, engaging in partisan political activities, और डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। इंडिया के अंदर एक और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है, रूल्स हैं मेनली, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1968। इसके अंडर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या एम्प्लॉय को ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है जो कि उस इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शलिटी को अफेक्ट कर सकता है। ब्राइब्स गिफ्ट को एक्सेप्ट ना करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पार्टिसन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंगेज ना होने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। नंबर 6, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1964 prohibit central government employees from engaging in any activities that may compromise their integrity and impartiality। सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1964 के अंदर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोहिबिट किया गया है कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे उनकी इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी कंप्रोमाइज होती है। Number 7, administrative tribunal such as Central Administrative Tribunal are specialized court that hear and decide dispute related to administrative actions of government agencies related to matter of corruption। इंडिया के अंदर कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कुछ ट्राइब्यूनल भी हैं जो कि करप्शन रिलेटेड इशूज को डील करते हैं। दिस इज पीवाई को रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।